तमिलनाडु में मेडिकल या डेंटल सीट हासिल करना। इस पर आज बात करने के लिए हमारे पास कई जरूरी डिटेल्स हैं। काफी कुछ चल रहा है वहाँ, कंपटीशन है, कॉलेज के बहुत सारे विकल्प हैं और हाल में कुछ ऐसी खबरें भी आई जैसे कुछ सीनियर सिटीजन्स ने भी नीट पास करके अप्लाई किया। हाँ बिल्कुल। और वो जाली दस्तावेजों वाले मामले भी सामने आए। सही कहा। तो चलिए इन सब जानकारियों की जरा गहरी पड़ताल करते हैं। कोशिश रहेगी कि 2025 में तमिलनाडु में मेडिकल या डेंटल सीट पाने का रास्ता साफ तौर पर समझ आ जाए, खासकर उन्हें जो जल्दी पूरी तस्वीर जानना चाहते हैं। देखते हैं इन सब में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। तो मान लीजिए कोई तमिलनाडु से MBBS या BDS करना चाहता है, पहला पड़ाव क्या है? योग्यता। यहाँ सबसे अहम क्या है? बिल्कुल, देखिए नीट क्वालिफाइड होना तो खैर पहली शर्त है ही। हाँ वो तो है। साथ में उम्र, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल पूरी होनी चाहिए और 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो मिनिमम मार्क्स हैं। हाँ वो परसेंटेज वाला क्राइटेरिया। जी, जनरल के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40 से 45%। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो राज्य कोटे की 85% सीटें हैं उनके लिए तमिलनाडु का मूल निवासी होना, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये डोमिसाइल वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, और इसके लिए प्रूफ काफी सख्ती से देखे जाते हैं, खासकर अगर किसी ने 6ठी से 12वीं की पढ़ाई राज्य के बाहर की हो। मतलब पारदर्शिता रखने के लिए शायद, ताकि सिर्फ योग्य स्थानीय छात्रों को ही फायदा मिले। और ये भी सुनने में आया है कि नीट के लिए अब कोई अपर एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। वो सीनियर सिटीजन्स वाली खबर इससे जुड़ी है शायद। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है, कोई एज लिमिट नहीं। अच्छा, तो अगर कोई योग्य है तो उनके लिए तमिलनाडु में सीटों और विकल्पों का क्या सीन है? कितने कॉलेज, कितनी सीटें? सीन तो काफी बड़ा है। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेज बहुत हैं, करीब 36 कॉलेज हैं और 4200 से ज्यादा सीटें। अरे वाह, 36 सरकारी कॉलेज? जी, और प्राइवेट भी कम नहीं है, करीब 22 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज और 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अच्छा, तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 7883 MBBS और करीब 1987 BDS सीटें बनती हैं। काफी ज्यादा है। हाँ ये तो अच्छा खासा नंबर है। तो ये सारी सीटें स्टेट कोटा की हैं? नहीं, इसमें से 15% सीटें तो ऑल इंडिया कोटा AIQ में जाती हैं। हाँ, AIQ। बाकी बची 85% सीटें राज्य कोटे की हैं। और इस राज्य कोटे में भी फिर अलग अलग आरक्षण हैं। जैसे सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% का स्पेशल कोटा है। ओह, ये 7.5% वाला, इसमें सुना है सरकार काफी मदद करती है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ कोटा नहीं है, इसमें सरकार उनकी पूरी ट्यूशन फीस और हॉस्टल का खर्चा भी उठाती है। ये एक तरह से सामाजिक न्याय की तरफ कदम है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। और इसके अलावा माइनॉरिटी कोटा है, मतलब भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए। फिर NRI कोटा है और मैनेजमेंट कोटा। हाँ, ये मैनेजमेंट कोटा। इसमें एक बात सुनी थी मैंने, क्या ये सच है कि ये सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए भी ओपन है, माइनॉरिटी वाली छोड़कर? हाँ, ये बात सही है। तमिलनाडु प्राइवेट कॉलेजों के मैनेजमेंट कोटा के लिए एक तरह से ओपन स्टेट है। अच्छा, तो मतलब बाहर के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा में? जी हाँ, इसीलिए तमिलनाडु दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन जाता है, खासकर प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए। ये तो जरूरी जानकारी है। तो मौके तो है। अब अगला कदम, आवेदन प्रक्रिया 2025 के लिए तो शायद ये पूरी हो चुकी है। हाँ, 2025 के लिए एप्लीकेशन जून में बंद हो गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। और फीस वगैरह? सरकारी कोटा के लिए 500 रुपए थी, SC, ST, SC के लिए कोई फीस नहीं थी और मैनेजमेंट या NRI कोटा के लिए 1000 रुपए। ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत लगते होंगे? हाँ, कई सारे। नीट स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और भी कई, सब ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई, इस पर बहुत जोर है शायद। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ, वो खबर जो आई थी कि करीब 20 छात्रों के एडमिशन कैंसिल हो गए नकली दस्तावेजों की वजह से। NRI, डोमिसाइल, कम्युनिटी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी। जी, और सिर्फ कैंसिल ही नहीं हुए, उन्हें 3 साल के लिए बैन भी किया गया है और कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। अरे बाप रे, 3 साल का बैन, ये तो बहुत सख्त संदेश है। बिल्कुल, प्रक्रिया में किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाती। तो डॉक्यूमेंट्स सही होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद क्या होता है? वेरिफिकेशन के बाद? वेरिफिकेशन के बाद राज्य की मेरिट लिस्ट, मतलब रैंक लिस्ट जारी होती है। उम्मीद है 18 जुलाई के बाद आ जाएगी। ओके। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होती है।
इसके कई राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड, और अगर सीटें बची तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और इसी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होती है। हाँ, छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स भरते हैं। प्राइवेट कॉलेजों के लिए चॉइस फिलिंग के टाइम एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। कितना? सरकारी कोटे की सीटों के लिए 30,000 रुपए और मैनेजमेंट NRI कोटा के लिए 1 लाख रुपए। ये रिफंडेबल होता है अगर सीट नहीं मिलती या एडमिशन ले लेते हैं। अच्छा, और सीट कैसे मिलती है फिर? वो आपकी रैंक, आपने जो चॉइस भरी है और आपकी कैटेगरी में जो रिजर्वेशन लागू होता है उसके आधार पर मिलती है। समझ गया। अच्छा, तमिलनाडु के टॉप मेडिकल कॉलेज कौन से माने जाते हैं और कट ऑफ का क्या अंदाजा रहता है? कंपटीशन कितना टफ है? देखिए, टॉप में तो हमेशा मद्रास मेडिकल कॉलेज MMC, स्टैनली मेडिकल कॉलेज, किलपॉक मेडिकल कॉलेज, इनका नाम आता है। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। पिछले सालों के कट ऑफ अगर देखें तो पता चलता है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। हर साल कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो 2025 के लिए क्या उम्मीद करें? ये तो कॉलेज और कैटेगरी पर बहुत निर्भर करेगा, पर अंदाजा लगाएं तो MMC जैसे टॉप कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए 600-625 से ऊपर अंक चाहिए हो सकते हैं। बाप रे, 625 प्लस? हाँ, लेकिन दूसरे सरकारी कॉलेजों और रिजर्व्ड कैटेगरीज में ये काफी नीचे भी जा सकता है। शायद 410-450 की रेंज तक भी कुछ कॉलेजों में सीट मिल जाए। अच्छा, मतलब रेंज काफी बड़ी है। जी, और CMC वेल्लोर का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उनकी अपनी अलग प्रक्रिया है, लेकिन तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म उनको भी भरना पड़ता है। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खर्चा। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की फीस में कितना फर्क है और क्या कोई छुपी हुई शर्तें भी हैं? खर्चों में जमीन आसमान का फर्क है, ये मान के चलिए। अच्छा, सरकारी कॉलेजों की ट्यूशन फीस तो बहुत ही कम है, करीब 18,000 रुपए प्रति वर्ष। बस 18,000 रुपए? ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज में आते हैं, सरकारी कोटे की सीट की फीस ही लगभग 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। ओह, सरकारी कोटा में भी 4.5 लाख? जी, और मैनेजमेंट कोटा की फीस करीब 13.5 लाख रुपए प्रति वर्ष। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वो 16.2 लाख तक भी जा सकती है। और NRI कोटा? NRI कोटा तो और भी ज्यादा है, करीब 24-4.5 लाख से लेकर 29-4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष तक। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, इसलिए कौन सी सीट मिल रही है इससे आर्थिक बोझ पर बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, SC, ST, CA छात्रों के लिए इनकम के आधार पर फीस में छूट जरूर है। और वो बॉन्ड वाली बात क्या है वो? हाँ, ये बहुत जरूरी है जानना। कोर्स पूरा करने के बाद 5 साल का अनिवार्य सेवा बॉन्ड है। 5 साल? जी, और अगर ये बॉन्ड आप तोड़ते हैं, मतलब सेवा नहीं देते हैं, तो 5 लाख रुपए का जुर्माना है। 5 लाख? और अगर कोर्स बीच में छोड़ दिया तो जुर्माना और भी ज्यादा है, 10 लाख तक लग सकता है। बाप रे, 10 लाख? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब कोर्स पूरा करना ही होगा एक तरह से। ये छात्रों और परिवारों पर काफी दबाव डालता होगा ना? हाँ, ये शर्तें काफी सख्त है। क्या यही पूरी प्रक्रिया, मतलब फीस और बॉन्ड वगैरह, BDS और जो आयुष कोर्सेज हैं, BHMS, BUMS, BMS, उन पर भी लागू होती है? मोटे तौर पर प्रक्रिया BDS पर भी ऐसी ही है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की सीटें हैं। आयुष कोर्सेज के लिए भी बेसिस तो नीट स्कोर और राज्य काउंसलिंग ही है, लेकिन उनकी काउंसलिंग और कट ऑफ वगैरह अलग से होती है। फीस स्ट्रक्चर भी अलग हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, हमने सुना कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी छात्र तमिलनाडु आते हैं MBBS करने, ऐसा क्यों? हाँ, आते हैं। इसकी मुख्य वजह है तमिलनाडु के कॉलेजों की अच्छी अकादमिक प्रतिष्ठा और खासकर क्लिनिकल एक्सपोजर। वहाँ पेशेंट लोड अच्छा मिलता है तो प्रैक्टिकल सीखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन भाषा की दिक्कत नहीं आती बाहर के छात्रों को? हाँ, ये एक चुनौती जरूर है गैर तमिल भाषी छात्रों के लिए, खासकर मरीजों से बातचीत करने में। तमिल सीखना फायदेमंद रहता है। और तमिलनाडु से भी छात्र यूपी जाते होंगे शायद? हाँ, हो सकता है। ये छात्रों की अपनी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अच्छा, खाने पीने और रहने की व्यवस्था कैसी रहती है कॉलेजों में, हॉस्टल वगैरह? ज्यादातर कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा होती है। सरकारी कॉलेजों में फीस काफी कम होती है। प्राइवेट में थोड़ी ज्यादा होगी। मेस भी होती है। खाना आमतौर पर साउथ इंडियन स्टाइल का मिलता है। कोई ताजा खबर तमिलनाडु मेडिकल एडमिशन को लेकर, नए कॉलेज या सीटें? हाँ, हाल में ऐसी खबरें थी कि करीब 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और लगभग 1000 नई MBBS सीटें बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौके और बढ़ेंगे। ये तो अच्छी खबर है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है,
सरकारी कोटा चाहिए तो तमिलनाडु का डोमिसाइल अनिवार्य है, हाँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का मैनेजमेंट कोटा बाहरी छात्रों के लिए खुला है। ओके। फीस का अंतर बहुत ज्यादा है सरकारी और प्राइवेट में, और वो 5 साल का बॉन्ड और भारी जुर्माना, ये बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाली बातें हैं। और सबसे जरूरी, दस्तावेज एकदम पक्के और सही होने चाहिए, जरा सी भी गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, हाँ, जब नीट की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रही, हाँ, तब नए कॉलेज और सीटें भी आ सकती हैं। तो भविष्य में तमिलनाडु में मेडिकल सीटों के लिए कंपटीशन का लेवल कैसा रहेगा, और क्या यहाँ आने वाले छात्रों का प्रोफाइल बदलेगा? क्या हम और ज्यादा विविधता देखेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में इसका असर जरूर दिखेगा। बिल्कुल। उम्मीद है इस चर्चा से तमिलनाडु MBBS BDS प्रवेश प्रक्रिया के उलझनों को समझने में काफी मदद मिली होगी। अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से और सटीक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स tnmedicalselection.net और tnhealth.tn.gov